सोशल मीडिया पे ज्यादा चल रहा है, और उसमें भी ट्विटर पे जो एलीट क्लास है वो ट्विटर पे है। और मेरे ख्याल से जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं, उसमें 99% लोग अभी ट्विटर इस्तेमाल नहीं करता। इस वजह से आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती जहां पहुंचनी चाहिए। तो हमारी एक टीम यहाँ परमानेंट बैठेगी। आप लोग जो ट्विटर नहीं जानते चलाना, जो फेसबुक अकाउंट जिन्होंने नहीं बनाया है, वो लोग यहाँ बीच में कभी भी आए, हमारे टीम के लोग आपके मोबाइल को लेके आपका ट्विटर अकाउंट बना देंगे, आपका फेसबुक अकाउंट बना देंगे, जिससे कि आप लोग अपनी बात ट्विटर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचा सके। आपको जाने की भी जरूरत नहीं, ट्विटर से भी आपकी बात पहुंचेगी, फेसबुक से आपकी बात पहुंचेगी। दूसरा, ये जो मंडल कमिंडल की जो राजनीति कब शुरू हुई, सबसे पहला आप ये समझो, जो 1952 में चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो सरकार चुन के आई, उस सरकार ने जो काका कालेलकर आयोग जो बनाया, उसकी रिपोर्ट को जैसा मंडल जी ने बताया डस्टबिन में डाल दिया। फिर 1975 में इमरजेंसी हुई लगी, और उसके बाद 77 में जनता गवर्नमेंट आई, और मंडल जी को मंडल कमीशन आयोग बना के उसका चेयरमैन बनाया। उसकी फिर रिपोर्ट आई और वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद क्या होता है, आपको सबको पता होगा, देश के प्रधानमंत्री उस वक्त माननीय वीपी सिंह जी थे, और उनकी सरकार को भी कमजोर करने के अंदर तोड़ने की साजिश चल रही थी। उस साजिश का जवाब देने के लिए 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू करने की शाम को घोषणा कर दी, और 8 अगस्त 1990 को दोपहर से यूनिवर्सिटीज के अंदर बंद शुरू हो गया। सारे देश की बसें रोक दी गई, सारे देश के कॉलेज बंद कर दिए गए, और इस मंडल के जवाब में कमंडल निकल पड़ा। पता आप लोग को, मतलब बहुजन समाज के बैकवर्ड क्लास के लोगों को उनका हक और अधिकार ना मिल जाए, जिसको पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जिस समाज का एक सिंगल प्रोफेसर नहीं बन पाया, ये को बनने नहीं दिया, मंडल लागू हो जाएगा, तो फिर इस बहुजन समाज के, इस बैकवर्ड समाज के, इस गरीब समाज के लोग आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे। इनको रोकना है। तो मंदिर महत्वपूर्ण नहीं था, इस बात को तो छुपाया गया है। महत्वपूर्ण था कि ये दबे कुचले वर्ग के लोग, ये उपेक्षित वर्ग के लोग, ये बैकवर्ड क्लास के लोग कहीं मुख्य धारा में ना आ जाए, कभी इनको समझ ना आ जाए, और ये सब एकजुट होकर इस देश की सत्ता पे काबिज ना हो जाए। इस देश के जो संसाधन हैं, इस देश की जो तमाम ऊंची पोस्ट हैं, जिसपे 100% उनका कब्जा था, कहीं उसमें से हिस्सा इस बहुजन समाज को, बैकवर्ड समाज को ना मिल जाए। इसके बदले में आडवाणी जी कमंडल लेके कमंडल यात्रा पे मंदिर आंदोलन के लिए निकल पड़े। ये शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो ये मंदिर का आंदोलन उससे पहले कभी भी किसी ताकतवर तरीके से नहीं चला। ये मंदिर का आंदोलन कमंडल यात्रा के रूप में मंडल को खत्म करने के लिए चला। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब पूरे देश की यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया, तमाम कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, सारी बसें बंद कर दी गई, सैकड़ों बसें उस वक्त जलाई गई, उस वक्त पुलिस और सरकार सब उसे जलवाने में शामिल थी। सरकार के ही ज्यादातर मंत्रीगण, ज्यादातर पार्टियों के नेतागण, सब लोग अपनी पार्टी के उस सारे उसको छोड़ के कि ये कांग्रेस है, बीजेपी है, सब लोग इस मंडल कमीशन की इस रिपोर्ट के खिलाफ आपस में एकजुट हो गए। यानी कि ये लोग जो उपेक्षित वर्ग है, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, जिसका हक मारा गया है, उसको उसका हक ना मिल जाए, और जो अवैध रूप से सबके हिस्से को एक आदमी 2 आदमी खा रहा था, उसमें से उसको उसका हिस्सा देना ना पड़ जाए, इस बात से रोकने के लिए सब लोग एकजुट हो गए। और वो कमंडल की
जो मंदिर यात्रा शुरू की गई और मंडल को कमजोर करने की साजिश रची गई। तो ये देखो, एक तरफ आपका आंदोलन है, जो काका कालेलकर आयोग बना 1952-53 में, वहां से शुरुआत हुई कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लंबे संघर्ष के बाद उस कमेटी की रिपोर्ट जो आई, उसके बावजूद उस रिपोर्ट को लागू करने की बजाय डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद 1977 में जनता गवर्नमेंट बनी, फिर आंदोलन चला, फिर उसके बाद कमीशन बना मंडल जी के नेतृत्व में, और वो रिपोर्ट आई, फिर उसको खत्ते में डाल दिया और 1990 में उसको लागू करने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, 9 जजेस की बेंच बनी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से यह केस 1993 में जजमेंट आया और 1993 में आने के बाद ये लागू हुआ। तो इसमें एक पेज है जिसको समझने की जरूरत है। भारत का संविधान आरक्षण के बारे में क्या कहता है, यह आपको जरूर पता होना चाहिए। उसमें एक वर्ड है, दोज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, they are entitled to get benefit of reservation in government jobs and educational institutions। यानी कि हिंदी में बताता हूं, हिंदी में इसका मतलब है, जो समाज जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक यानी पढ़ाई लिखाई, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो समाज पिछड़ गया है, उस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे समाज को रिजर्वेशन दिया जाएगा और उनको शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षणिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब इतनी न्यायपूर्ण बात भारत के संविधान में होने के बावजूद उसको लागू करने में करीब करीब 40 साल लग गए। और दूसरी तरफ अब आ जाओ जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, एक दिन के अंदर कैबिनेट में पास हुआ, एक दिन में। उससे अगले दिन लोकसभा का सत्र खत्म हो रहा था, लोकसभा के सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया और लोकसभा में एक दिन में, जबकि ऐसे मुद्दों पे सालों साल चर्चा होती है, ऐसे मुद्दों पे कमीशन बनता है, कमीशन पूरी स्टडी करता है कि कौन सी जातियां पिछड़ गई हैं। उसके बाद पूरी स्टडी के बाद कमीशन की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट फिर संसद के अंदर रखी जाती है, फिर उस रिपोर्ट के अंदर संसद में बहस होती है कई दिन तक, उसके बाद उसको लागू करने का निर्णय होता है। तो एक तरफ इस देश के 52% समाज के आरक्षण को लागू करने में 40 साल लगे, और जबकि वो समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, उस समाज का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं था, जबकि संवैधानिक आधार है कि वो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ा होगा वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसका आधार यह भी है कि जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनका प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर, एजुकेशन के अंदर नहीं है, उनको मौका मिलना चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन जिस समाज को एक दिन के अंदर कैबिनेट के अंदर पास किया गया और एक ही दिन के अंदर लोकसभा का एक दिन बढ़ा के लोकसभा में पास किया गया, अगले दिन राज्यसभा में एक दिन के अंदर पास किया गया और उससे अगले दिन राष्ट्रपति के साइन होकर लागू कर दिया। टोटल कितने दिन लगे? 4 दिन। 4 दिन के अंदर, जबकि संविधान के हिसाब से अगर चले, ना तो वो समाज जिसके लिए ये लागू किया, ना तो वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ना वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कई हाई कोर्ट्स की जजमेंट है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता। क्योंकि कई राज्यों ने जैसे ओबीसी की संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन देने की कोशिश की, तो कोर्ट्स की जजमेंट आई कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये जनरल कैटेगरी को, सारे देश के संविधान को ताक पे रख के, सारे कानून को ताक पे रख के, और जो समाज शैक्षणिक रूप से और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं था, उसके बावजूद उसको 4 दिन के अंदर रिजर्वेशन देके लागू कर दिया और उनमें से अनेकों लोगों की नौकरियां लगी हैं। इसी बार का आईएएस के रिजल्ट को देख लो, उसके अंदर इतने सारे जो आईएएस में सेलेक्ट हुए उसी ईडब्ल्यूएस के अंदर सेलेक्ट हो गए। और आपके लागू होने में इस कितना संघर्ष हुआ, कितना विरोध हुआ, कितने सालों के संघर्ष के बाद लागू हुआ। लागू होते होते उसमें भी एक टांग अड़ा दी कि भाई इसका आर्थिक आधार होगा,
ये जो मंडल जी कह रहे हो, मैं आपको दो चीज और बताऊंगा। मतलब साजिश किस हद तक रची जाती है। एक तरफ SC ST की आर्थिक नीतियां बनाने के लिए कमेटी का भी पिछले दिनों गठन किया गया। उसमें 5 सदस्यीय कमेटी है, 5 में से 3 श्रीवास्तव और दो दूसरे वो भी जनरल कैटेगरी के, 5 में से 5 जनरल कैटेगरी के। यानी SC ST के जीवन में तरक्की और खुशहाली कैसे आए, उनके जीवन का आर्थिक विकास कैसे हो, उसकी योजना बनाने के लिए कमेटी उन लोगों के हाथ में बना दी गई जो लोग हमेशा हजारों साल से उनका शोषण करते हैं। तो जो हजारों साल से शोषण करते हुए आया है, क्या वो कोई उनके लिए अच्छी योजना बना के लाएगा? नहीं। इससे इनकी मानसिकता पता लगती है। ऊपर से संसद की एक कमेटी जो OBC के क्रिमिलेयर को लेके, OBC के रिजर्वेशन के ऊपर एक कमेटी बनी और उस कमेटी की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो भारत की सरकार ने उस रिपोर्ट को भी लागू करने से मना कर दिया। हिंदू धर्म में क्या तुम्हें वो दर्जा है? अपने आप क्लेम करने से क्या होता है? आप अपनी लड़की की, उनकी लड़की अपने घर में शादी ब्याह के देखो, पता लग जाएगा आपको कि आपको वो मान्यता मिल रही है धर्म में या नहीं मिल रही है। भाई इस गणित को समझना जरूरी है, और जब तक इस गणित को नहीं समझोगे हमारा शोषण जारी रहेगा। हमारे जैसे, आप जैसे कितने नेता आएंगे, सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे, अपने पर मुकदमे बनवाएंगे, जेल में भी रह के आएंगे और एक दिन मर जाएंगे और ये आंदोलन भी धीरे धीरे मर जाएगा। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या इस सामाजिक न्याय के आंदोलन को मर जाना चाहिए? नहीं। ये गीत मिशन जय भीम क्या है? मिशन जय भीम कोई केवल नाम नहीं है। मिशन जय भीम सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। और जो लोग समाज की स्थिति को नहीं जानते, जो इस 4000 वर्ष के इस इतिहास को नहीं पढ़ते, उनको कभी भी ये गणित समझ नहीं आएगा। तो मैं आज आपको ये गणित समझाने की कोशिश करता हूं। जब आर्यंस लोग लगभग 4000 साल, उन्होंने देखा यहां सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, इकट्ठा रह रहे हैं, कोई बर्तन बना रहा है, कोई जूती गाड़ रहा है, कोई कपड़े बुन रहा है, वो सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं। और इनके यहाँ देखो नाले भी ढके हुए, कितनी सभ्य संस्कृति है इनकी, कितने मिलनसार है, कितने भोले भाले हैं। उनके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया जो लोग आर्यन लोग बाहर से आए, उन्होंने उन लोगों का सब कुछ छीन के उन्हें अपना गुलाम बनाया। लेकिन साथ में चालाकी की, उन्हें लगा इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, अगर इनको कल अकल आ गई कि इनका अधिकार हमने छीना है तो ये सारे एकजुट होकर वापस छीन लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो जो जिस व्यवसाय को करता था उसकी वही जातियां बना दी, और हमारे इस पूरे बहुजन समाज को, इस देश के मूल निवासियों को उन्होंने 6741 जातियों में बांट दिया। और देखो अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, अगर कोई किसी से पूछे कि जो हिंदू धर्म है वो सामाजिक रूप से उसका आधार क्या है, तो आपको पता लगेगा वर्ण व्यवस्था व जातिवाद हिंदू धर्म का सामाजिक आधार है। अब दूसरा सवाल है वर्ण व्यवस्था में वर्ण कितने, तो आपको पता लगेगा हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 4 वर्ण है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यानी देश में रहने वाले जितने लोग थे उनको 4 कैटेगरी में बांट दिया। और ये जो 4 कैटेगरी थी ये बिल्कुल ऐसी 4 मंजिला इमारत की तरह थी जिस 4 मंजिला इमारत में ना तो खिड़की दरवाजे हैं और ना ही कोई सीढ़ी है ऊपर नीचे जाने की। जो शूद्र हुआ पैदा शूद्र मरेगा, जो वैश्य पैदा हुआ वो वैश्य मरेगा, जो क्षत्रिय पैदा हुआ क्षत्रिय मरेगा। और वो कितने ही प्रगाढ़ विद्वान क्यों ना हो, कितने ही सब्जेक्ट में PhD क्यों ना कर लियो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तरह, लेकिन वो शूद्र ही मरेगा। उसको इस नीचे वाले माले से ऊपर वाले माले में जाने की इजाजत नहीं है। और देखो किस तरह का गणित ये लोग मतलब उन्होंने गढ़ा है, किस तरह इंसान को बेवकूफ बना के इन्होंने समाज को बांट दिया है। इन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, मुंह से कोई पैदा होता है क्या? क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है, वैश्य पेट से पैदा हुआ है, शूद्र पैरों से पैदा हुआ है। कोई पढ़ा लिखा आप में से इस बात को सच मान लेगा क्या? तो वो जो उन्होंने बेवकूफ बना के समाज को बांटा, क्या हमें समझ नहीं होनी चाहिए किस तरह हमें बांटने की साजिश चल रही है, किस तरह हमें कमजोर करने की साजिश चल रही है?
एक वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण। अब वर्ण में भी एक गड़बड़ है, और उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ हमारे साथ है। हम लोग इतने बेवकूफ हैं, माफ करना आप किसी को बुरा लगे, हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि अपने किसी भाई का गला काटते रहते हैं, और जो हमें प्रताड़ित कर रहा है उसके हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं उसे। हम उस लाठी को तेल पिलाने का काम कर रहे हैं जो लाठी हमारे सर को फोड़ रही है। हम उस लाठी को तेल पिला रहे हैं जो लाठी हमारे सर पे पड़ रही है। अब कैसे कैसे पिला रहे हैं? वो ऐसे पिला रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण से पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, वो क्या कहेगा? वो बड़े गर्व के साथ कहेगा हम ब्राह्मण हैं। फिर उससे को तुम्हारी जाति क्या है? हमारी जाति भी ब्राह्मण है। अब आ जाओ क्षत्रिय में, कोई क्षत्रिय से पूछे भी तुम्हारा वर्ण क्या है, वो कहेगा हम क्षत्रिय हैं। और जाति भी क्षत्रिय है। फिर कोई वैश्य से पूछे कि भाई तुम्हारा वर्ण क्या है, वो कहेगा हम वैश्य हैं। और जाति क्या है? जाति भी वैश्य है। अब आ जाओ शूद्र, कोई शूद्रों से, मतलब जो इन 3 जातियों में नहीं आते, वर्ण में नहीं आते, इसका मतलब वो सारे शूद्र हैं। बड़े धीरे से बोले, तुम्हें भी स्वीकार करने में कुछ दिक्कत हो रही है? इस सच को स्वीकार लो। अगर तुम्हें अपना भला करना, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो इस सच को स्वीकार लो, जो इन 3 वर्ण में नहीं आते वो सारे शूद्र हैं। यस, ठीक है। अब जब इस चौथे वर्ण वाले से कोई पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, हमें तो पता नहीं। और जाति क्या है? मैं चमार हूं, मैं कुम्हार हूं, मैं लुहार हूं, मैं तेली हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं कोली हूं, मैं खटीक हूं, मैं धानक हूं, मैं बैरवा हूं, मैं बलई हूं, मैं लुहार हूं, मैं सुनार हूं, मैं कुम्हार हूं। अरे भाई, तुम तो ऐसे कहते कहते 6743 टुकड़ों में बट गए। ये जो 85% हम बोलते आ रहे हैं, जो मान्यवर साहब, कांचीराम साहब समझाते मर गए, हमें कभी अकल ये बात आएगी या नहीं आएगी? हम कह तो रहे हम 85 है, पर 85 कहां है? खड़े तो हम 15 के साथ हो, तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। करेक्ट। जो लोग तुम्हारे हक अधिकार को छीन रहे हैं, जो लोग लगातार तुम्हारी प्रताड़ना कर रहे हैं, जो लोग लगातार तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, जो लोग लगातार मां बहन बेटी की इज्जत लूट रहे हैं, जो लोग रात दिन हमारे युवाओं का कत्ल कर रहे हैं, जो लोग हमारे युवाओं पे झूठे केस बना के जेल में डाल रहे हैं, जो लोग विरोध की आवाज बुलंद करने पर उसके खिलाफ रासुका लगाकर जेल में डाल देते हैं, ऐसे इस पूरे भोले भाले समाज को बेवकूफ बनाकर 6743 जातियों में बांट दिया। उन्होंने चालाकी से बांटा और हमने उसको मान लिया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। कोई आपको जबरदस्ती तो नहीं कर रहा कि तुम इन जातियों में बंधे रहो। अब आपको कोई जबरदस्ती कह रहा है तो हम अब क्यों बंधे? जब तक हमें अकल नहीं थी तब तक ठीक है, लेकिन अगर हमें अब समझ में आ गया हम मूल निवासी हैं, बहुजन हैं, और हमारी संख्या 85 है, फिर भी हमारा सब कुछ छिन रहा है, फिर भी पूरे देश में ओबीसी के केवल 9 प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अब तो समझ लो भाई, सीख लो, कुछ अकल ले लो। रोज रोज नहीं आएगा कोई समझाने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा पैदा होने वाले नहीं है, मान्यवर कांचीराम साहब दोबारा पैदा होने वाले नहीं है, मंडल जी वापस नहीं आके समझाने वाले। हम में से, आप में से डॉक्टर अम्बेडकर बनना पड़ेगा, हम में से, आप में से कांचीराम बनना पड़ेगा, हम में से, आप में से मंडल बनना पड़ेगा, हमें अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग को ये बात समझ आ जाए और आप सब लोग एकजुट हो जाओ, तो क्या आपके अधिकार को कोई मार सकता है? नहीं। किसी की हिम्मत है जो आपके हक अधिकार पे कोई मार ले? तो अगर हमारे हकों पे कोई हमला कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि हम उसे करने दे रहे हैं। जो लोग रात दिन हमारे युवाओं का कत्ल कर रहे हैं, हमारे लोगों के हक को मार रहे हैं, हमारी नौकरियों को खा रहे हैं, आउटसोर्स करके हमारे जो लोग 4th क्लास में भर्ती हो जाते थे, 2nd 3rd क्लास में भर्ती हो जाते थे, उसको आउटसोर्स करके ठेकेदारी से बाहर से भर रहे हैं। वहां पे हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। हमारे लोग रात दिन मेहनत करके सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आते थे, आज वहां लेटरल एंट्री शुरू हो गई। पहले 34 लोग लिए, 9 लोग लिए, फिर 34 400-450 लोगों को भर्ती करने की तैयारी चल रही है जी। तो इस तरीके से हमारा सब कुछ हिल रहा है। रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो रहे हैं, ओएनजीसी जैसे विभाग जो हमेशा फायदा कमा के देते थे,
वो सब घाटे में कर दिए हैं। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना से तो डूब ही रही है, लेकिन कोरोना आने से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह डूब चुकी थी। अब तो कोरोना का सहारा लेके बच रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप बहुजन हो तो आप क्या आपस में इस जाति को खत्म करके रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते? हमें मांगने की जरूरत क्या है? हम क्यों किसी दूसरे से मांगे? हमारा जो हक है वो तुम लेकर रहेंगे, छीन लेंगे भाई। हमारे अंदर ताकत है, हम गिरबान पकड़ के छीन लेंगे, लेकिन हमारी गलती है कि हम उस लाठी को तेल पिला रहे जो हमारे सर को फोड़ रही है। हम उस मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं जिस मंदिर में हमारे चढ़ावे से तलवारी खरीद के हमारे युवाओं की गर्दनें काटनी जाती है। तो ये अकल हमें कब आएगी? हमारे विकास का केवल एक रास्ता, वह पढ़ाई। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, एक रोटी कम खा लो, एक कपड़ा कम सिलवा लो, पर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। सारे देश के सरकारी स्कूलों को कमजोर करके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज से 25-30 साल पहले आपने किसी ने कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं देखा होगा। आज से 40 साल पहले तुमने किसी ने कोई पब्लिक स्कूल नहीं देखा होगा। लेकिन लगातार प्राइवेट स्कूलों का खुलना, लगातार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट खुलना और उनकी फीस लाखों रुपए में होना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है मेरे दोस्तों। क्योंकि उन्हें पता है बहुजन समाज के लोग गरीब हैं, ये लाखों रुपए की फीस का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए जानबूझकर सरकारी स्कूल कॉलेजों को कमजोर किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल कॉलेज मजबूत किए जा रहे हैं, ताकि हमारे लोग पढ़ाई के क्षेत्र में पिछड़ जाएं और अपना हक ना ले पाएं। लेकिन मैं ऐसे में आज आप सबके बीच में माननीय अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया जी को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने, जबकि दिल्ली तो छोटा सा है, मुट्ठी भर है, छोटा सा ही है ना, लेकिन टोटल बजट का 26% पूरे दुनिया में कोई दूसरी सरकार खर्च नहीं कर रही, दिल्ली की सरकार कर रही है। तो मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ, सब जानते हैं सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं। सर्वे कर लेना, आपको पता लगेगा 95% बच्चे SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज के पढ़ते हैं। तो अगर सरकारी स्कूलों को अच्छे करने की शुरुआत दिल्ली से हुई है, क्या पूरे देश में सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होने चाहिए? क्या गरीबी होना हमारी गलती है? क्या कोई जानबूझ के गरीब पैदा होता है? अगर हम गरीब हैं, मजबूर है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकारों की है, क्योंकि सरकारों ने पॉलिसी ऐसी बनाई ताकि हम लोग गरीब रहें, मजदूर रहें और हमेशा हाथ फैला के मांगते रहें। अब भाई मांगने का समय गया, अब तो हम अपना हक छीन के लेंगे। मैंने मंडल जी को कह दिया, मंडल जी कह रही थी ये डिमांड कर देते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में ये लागू करो, प्राइवेटाइजेशन बंद करो, जातिगत जनगणना करो। जब तक हम उन्हें चुनते रहेंगे वो हमारी एक बात ना माने। तो अगर हम बात को मनवाना चाहते हैं और ये बात हमें अकल में आ जानी चाहिए, हम 85% है, तो भाई एकजुट हो जाओ ना। कौन ऐसा आदमी है, अमीर हो या गरीब, जिसके अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए? कौन ऐसा व्यक्ति है, अमीर हो या गरीब, जिसको बीमारी में अपने लिए अच्छा इलाज नहीं चाहिए? अगर दिल्ली की सरकार शुरुआत कर रही है और गरीब से गरीब के बच्चों को कोचिंग करा के IAS बनने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने का मौका दे रही है अपने फंड से कोचिंग करा के, तो क्या बाकी की राज्य सरकारें नहीं दे सकती? नीयत होनी चाहिए, इनकी नीयत साफ नहीं है। तो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ लास्ट में एक बात कहकर खत्म करूंगा। एक तो ये कि भैया जाति तोड़ो और समाज छोड़ो, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।